नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। डीएफएस सीआईएल के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे तैनात है मोहम्मद अली असगर जी। और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भी आया है, तो काफी सारे बच्चों के भी हमारे पास कमेंट थे कि आप एक टॉपर टॉक लेके आओ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इनका जॉब प्रोफाइल रहता है, कैसे एग्जाम पैटर्न रहता है और उनकी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे ट्रांसफर पॉलिसी वर्क करती है, सैलरी क्या रहती है और किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, क्या सोर्सेज होते हैं। तो मोहम्मद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर कपल पे। थैंक यू सर। अ, चलिए अब हम क्वेश्चंस राउंड का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने पढ़ाई कहाँ से करी है और यहाँ पे आना कैसे हुआ आपका डीएफएससीआईएल के अंदर। मेरा नाम एमडी अलियसगर है और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने सारा पढ़ाई अपने गांव से ही किया है, मुजफ्फरपुर से ही। हम्म। जो गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहीं से मैंने सारा पढ़ाई किया, अपना प्रिपरेशन हम्म। सब चीज। हम्म। और अभी मैं डीएफसी सैल में जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट पर हूँ, हम्म। जो आईटीआई पर 10th प्लस आईटीआई पर है। तो हम्म। करेंटली अभी 1 ईयर होने वाला है मेरा, हम्म। कि जून में ज्वाइनिंग हुआ था, हम्म। 2022 में। हम्म। आपका जो पद है उसको लेके आप बता सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है, क्योंकि काफी सारे जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो समझते हैं केवल 10th क्लास बेस पे होती है। थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं इसमें आपने कहाँ से करी थी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है। इसमें सर, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए डीएफसी सैल में 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और हम्म। 10th में टोटल 60% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हम्म। आईटीआई में भी 60% मार्क होना चाहिए टोटल, उससे कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो हम्म। इलेक्ट्रिकल है उसमें इलेक्ट्रिकल पोस्ट होता है, ऐसे तो बहुत सारा पोस्ट होता है, तो हम इलेक्ट्रिकल में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो हम्म। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होते हैं। जैसे हम्म। इसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसके बाद इस बार से और कुछ ट्रेड बढ़ा दिया गया है, पिछले साल कम ही ट्रेड था। तो हम्म। इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट हम्म। एंड एस्केलेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, ये सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल होते हैं हम्म। इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। हम्म। आप ये बता सकते हैं कि आपने तैयारी कहाँ से करी थी, जैसे थोड़ा बहुत अगर आप एग्जाम पैटर्न के बारे में बता सके। मेरे ख्याल से 2 राउंड में एग्जाम होता है इसका, सीबीटी होता है स्टेज 1 और 2। पहले जो इससे पहले डीएफसीएल में नोटिफिकेशन आता था, उसमें सिंगल एग्जाम होता था। लेकिन ओके। अब इस बार से पैटर्न इसका चेंज कर दिया गया है। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कर दिया गया है, हम्म। जिसमें सीबीटी 1 को क्वालिफाइंग रखा गया है और सीबीटी 2 पर मेरिट बनेगा। तो जो हम्म। सीबीटी 1 है उसमें मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग और रेलवे और डीएफसीएल के बारे में पूछा जाएगा। हम्म। जिसमें मैथ 30 नंबर का होगा, जीके 15 नंबर का होगा, साइंस 15 नंबर का होगा, हम्म। रीजनिंग 30 नंबर का होगा, और रेलवे डीएफसी साइड से 10 नंबर का पूछा जाएगा। हम्म। इसमें टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा और ये हम्म। क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हम्म। उसके बाद जस्ट इसके जब इसमें रिजल्ट हो जाएगा, इसमें 20 टाइम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें स्क्रीनिंग हम्म। नेचर है, तो 20 टाइम हम्म। स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीबीटी 2 लेंगे। तो हम्म। सीबीटी 2 में जैसे 60 60 मार्क का रहता है, 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा और हम्म। 60 मार्क्स का टेक्निकल एग्जाम होगा। जो अगर हम्म। आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा उसमें। तो हम्म। जो इसमें 60 मार्क का एग्जाम होगा, 60 60 मार्क का, इसमें 120 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलेगा। और हम्म। दोनों मिला के 60 60 मार्क का ये एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, और इसमें इसी दोनों पर मेरिट बनेगा आपका। ये दोनों हम्म। अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ आपको 60 60 120 नंबर का होगा, तो 120 पर ही आपको कटअप बनेगा, अलग अलग क्वालिफाइंग नहीं है इसमें। तो हम्म। ये 60 नंबर में इसमें भी पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, रीजनिंग और साइंस पूछा जाता है। जिसमें हम्म। मैथ पूछा जाता है, इसमें मैथ जो होता है वो 12 नंबर का पूछा जाता है। और हम्म। जीके पूछा जाता है, जीके 18 नंबर का रहता है, जीके भी 12 नंबर का रहता है, और मैथ भी 12 नंबर का रहता है। रीजनिंग और साइंस 18 18 नंबर का पूछा जाता है, तो ये टोटल 60 हो गया। और हम्म। जो 60 नंबर का होता है वो मिक्स क्वेश्चन पूरा ट्रेड से आता है, जो इलेक्ट्रिकल से भरेंगे तो इलेक्ट्रिकल से आपका इसमें रिलेटेड हम्म। रहता है। पार्ट 1 जो आपका होता है, जो स्टेज 1 आपने बताया, उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो काफी सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में ये चीज तो हाँ, कॉमन रहती है कि पूछी सेम जाती है है। इसमें, वही रेलवे का पैटर्न ही सेम पूछा जाता है। जो भी नॉन टेक्निकल है वो रेलवे का ही पैटर्न पर आता है, पूरा सेम ओ। पैटर्न ही रहता है, क्योंकि इसका भी एग्जाम टीसीएस ही लेता है, तो सेम ही पैटर्न रहता है। हम्म।
तो इसके अंदर जो ये पांचवा पेपर जो होता है, मुझे इसके बारे में थोड़ा पूछना है, नॉलेज अबाउट रेलवे और डीसीसी, जो आपका एग्जाम कंडक्ट जहाँ पे आपकी जॉब रहती है, डीएफसीसीआई का जो रहता है, ये जो पांचवा पेपर जो है नॉलेज अबाउट रेलवे, इसमें किस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बता सकते हैं आपके बारे में, आपने कैसे का तैयारी की? सर जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, कब से काम हम्म। करना चालू किया, हम्म। डीएफसीसीएल का स्थापना कब हुआ था, डीएफसीसीएल को किस लिए बनाया गया है, और हम्म। ये सब चीज पूछा जाता है। और मतलब बोर्ड की स्थापना कितने जोन है, कौन सी ट्रेन हम्म। कब चली थी, यही हम्म। सब पूछा जाता है। जो डीएफसीसीएल का हिस्ट्री है या रेलवे का हिस्ट्री है, वही हम्म। सब पूछा जाता है। इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है, उतना ज्यादा टफ रहता नहीं है अगर और आप तैयारी कर नेगेटिव सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है? हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। और सब सब सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ जाती पूरी? नहीं, सेक्शन का कट ऑफ अलग नहीं जाता है, अच्छा, सबका सेमी क्वालिफाइंग, सेम अलग सेम अलग नहीं। रहता है। ओके ओके ओके। तो इसके अंदर जैसे आपने बताया, तो सोर्सेज आपने जब आपने तैयारी करी, आज के लगभग साल भर पहले जब आपकी जॉब लगी और उस वक्त जब आपने तैयारी करी, तो आपने सोर्सेज क्या क्या यूज किए थे एग्जाम में? मतलब आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करी थी या ऑनलाइन किसी साइट से पढ़ा था, मतलब कैसे पढ़ाई करी थी आप? पहले तो सर हम जैसे जब तैयारी चालू किए थे तो उस टाइम उतना ऑनलाइन का सोर्स मतलब था नहीं। जब हम हम्म। 2018 में प्रिपरेशन तैयार किए, तैयारी करना चालू कर दिए थे, तो हम्म। उस टाइम में उतना मतलब ऑनलाइन का नॉलेज था नहीं। तो ऑफलाइन ही हम कोचिंग करते थे, वहीं जहाँ पे अपना जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे। हम्म। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग करे थे, लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद से फिर ऑनलाइन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो हम्म। ऐसे लगभग मेरा सिलेबस एक बार खत्म हो चुका था जो ऑफलाइन हमने पढ़ा था। तो ऑफलाइन हम्म। में वही मैंने उसका रिवीजन करने के लिए कुछ कोर्सेज लिए थे। अब जैसे डीएफसी साइल में मैंने रेलवे का तैयारी किया था, तो उसका हम्म। पूरा मेरा प्रिपरेशन अच्छा था। जो भी हम्म। नॉन टेक्निकल था ये सारा चीज मेरा अच्छा था। तो हम्म। डीएफसी साइल में जो इसका जब वैकेंसी आया तो उसमें टेक्निकल जो है वो थोड़ा आईटीआई से ऊपर लेवल का पूछा जाता है। इसमें ओके। सिलेबस थोड़ा आईटीआई से अलग है, क्योंकि आईटीआई में जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा लो लेवल है, लेकिन डीएफसीएल हम्म। में कुछ टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा अलग लेवल का दिया गया है। तो वो हम्म। डीएफसीएल के बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसमें हम्म। आप कोर्स ले सकते हैं, जैसे बहुत सारा कोर्स लॉन्च करते हैं। तो अभी जैसे वैकेंसी आया है तो बहुत सारे टीचर है जो कोर्स पढ़ाएंगे। तो आप हम्म। उनसे जो आपको अच्छा समझ में आ रहा है आप डेमो देख सकते हैं और उनका कोर्स ले सकते हैं। कोर्स हम्म। ले लेने से थोड़ा इजी हो जाएगा कि नया नया जो टॉपिक है आप समझ लीजिएगा कि हम्म। कैसा टॉपिक है इसमें और क्या क्या हम्म। चीज पढ़ना है। वो थोड़ा आपको हम्म। समझ में आ जाएगा। और नॉन टेक्निकल ही अच्छा से आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका हम्म। सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टफ जो है वो टेक्निकल पूछा जाता है, जो हम्म। आईटीआई के बच्चे कम ही बना पाते हैं। तो अगर हम्म। नॉन टेक्निकल अच्छा है आपका तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप सोर्सेज का नाम बता सकते हैं कुछ, आपने जहाँ से कोचिंग करी थी या ऑनलाइन भी जो थोड़ा बहुत देखा था, ताकि बच्चों को मदद मिल सके थोड़ी सी? लेकिन सर जैसे हम अगर यूट्यूब से पढ़े थे तो ईएडी क्लासेस जो रमन सर का है उनका कुछ अच्छा कंसेप्ट समझ में आता था। और हम्म। वही उन्हीं का देखे थे। बाकी ऑनलाइन हम क्लासेस लिए थे इंडियन सर का, तो हम्म। उनका क्लास लिए थे। बाकी उतना कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम बहुत ही टफ कर दिया गया था हम लोग के टाइम। हम्म। इसमें खास बात ये और है कि जैसे आपका जब सीबीटी का फेस वन, उस वक्त आपका एक ही पेपर होता था, स्टेज वन हाँ, उस स्टेज टू टाइम एक नहीं? ही पेपर था। हाँ, हम्म। 120 नंबर का एक ही पेपर उस टाइम होता था। स्टेज टू के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर हाँ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ। उसका टफनेस लेवल क्या रहता है? कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके क्वेश्चन होते हैं? इसका जैसे ये सारा जो इसमें टॉपिक है वो दो तीन ऐसा ही टॉपिक है जो आईटीआई के सिलेबस से मैच करना है। बाकी जो भी टॉपिक है इसका वो सारा चीज वो डिप्लोमा लेवल का इसमें है, उसे अपर लेवल का ही है। और जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ज्यादा टफ कर दिया गया था हम लोग के टाइम। तो इतना ज्यादा टफ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन डाला गया है, क्या पूछा गया है ये सब, और हम्म। कौन से टॉपिक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो हम्म। आ रहा था क्वेश्चन हम लोग वही बनाए थे। और हम्म। नॉन टेक्निकल में ज्यादा मार्क्स आया था जिसके कारण सिलेक्शन हो गया था। और टेक्निकल में सभी बच्चे कम ही आए थे, क्योंकि सब बच्चे ही आईटी वाले हैं। तो हम्म। सब उसी लेवल का तैयारी करेंगे तो ज्यादा हम्म। हार्ड आ जाएगा तो बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आईटीआई हम्म। जो लेवल है उसी लेवल का ही तैयारी होता है या प्रिपरेशन करता है कोई भी। तो उससे ज्यादा लेवल का टफ ज्यादा हो जाता है इसमें। तो हम्म। आप कोर्स ले सकते हैं, जिस बच्चे का प्रिपरेशन करना है तो अभी कोर्स ले सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत जो भी समझ में आएगा। बाकी अपना से तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा हम्म। अपर लेवल का तैयारी करना पड़ता है इसमें, क्योंकि हम्म। ज्यादा थोड़ा हाई लेवल का सिलेबस ही रखा गया है इसमें।
इसमें जैसे स्टेज वन के अंदर आपने बोला कि नॉन टेक्निकल की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, वो काफी अच्छा था। तो जैसे ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इनका लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का, मतलब नॉर्मल रहता है या लेवल, थोड़ा? नहीं नहीं, इसका लेवल वही सेम जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा जाता है, सेम पैटर्न का सेम लेवल रहता है, उससे हाई लेवल का नहीं रहता है। अगर रेलवे अच्छा। प्रीवियस ईयर पर ध्यान दिया जाए सारे सारे सब्जेक्ट में नॉन टेक्निकल में, तो हम्म, बहुत ही इजी है एग्जाम निकालना। अच्छे से अगर हम्म, उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत ही इजी है। हम्म, हम्म। अब जैसे आपका जब रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि मेडिकल को लेके भी शायद कुछ इश्यूज हुए हैं इसके अंदर के। जैसे अगर आपको स्पेक्स होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन में दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लें, क्या वाकई में ऐसा होता है कि मेडिकल किस तरीके से होता है इनका? इसमें सर जैसे मेडिकल का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसके हिसाब से A3 मेडिकल दिया गया है। तो हम्म, A3 मेडिकल जो होता है वो सेम जो रेलवे का रेलवे में दिया गया है कि कैसा मेडिकल होता है उसी टाइप का यहाँ पे भी पूरा जो A3 मेडिकल है सेम हम्म, पैटर्न पर मेडिकल लिया जाता है यहाँ पे। तो हम्म, इसका जो मेडिकल होता है वो एक जो डीप से सेल हायर करती है कोई भी हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे वो डीबी के बाद भेजती है। तो हम्म, बिल्कुल यहाँ पे जो मेडिकल है वो उसमें A3 मेडिकल है तो इसमें स्पेक्स अलाउ नहीं होते हैं और कलर ओके। ब्लाइंड भी अलाउ नहीं होते हैं, तो उनको रिजेक्ट 100% रिजेक्ट करते हैं वो फिर री हम्म, मेडिकल दिया जाता है उनको। तो अब हम्म, डीएफसी सर फिर री मेडिकल में अगर आपका सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, रिजेक्ट हो जाते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ज्वाइनिंग में लगभग कितना टाइम लगता है? रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग में मतलब कितना टाइम लगा था? ज्वाइनिंग सर जैसे मेरा रिजल्ट आ गया था वही 8 फरवरी को मेरा रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग आ गया था। रिजल्ट आया उसके बाद 29 अप्रैल को मेरा डीवी हुआ था, मेडिकल हुआ हम्म, था। उसके बाद 15 मई को मेरा ज्वाइनिंग आ गया था। ओके। हम्म, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है इसका, बहुत ही हम्म, जल्दी ज्वाइन करा देता है डीएफसी हम्म, से। हम्म। और इसमें पोस्टिंग की जो इनकी पॉलिसी रहती है वो कैसी रहती है? क्या कुछ प्रेफरेंस पूछते हैं अपने से या कहीं भी पोस्टिंग दे देते हैं अपने से? इसमें सर जैसे पोस्टिंग का है कि ऑल इंडिया लेवल जॉब है ये, इसमें इसमें भी जैसे रेलवे में जो बोर्ड डिसाइडेड है उसी तरह हम्म, से इसमें भी यूनिट वाइज डिसाइड किया गया है। जैसे कोलकाता यूनिट है, मुगलसराय यूनिट है, इलाहाबाद यूनिट है, मेरठ हम्म, यूनिट है, नोएडा यूनिट हम्म, है। ऐसे हम्म, करके ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी है। तो हम्म, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो इस हम्म, सारा यूनिट है इसमें दिया गया है जो नोटिफिकेशन में दिया भी गया है उसमें हम्म, कि हम्म, कौन कौन से यूनिट है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेशन आते हैं। हम्म, तो जब आपका ज्वाइनिंग आएगा उसमें प्रीफरेंस का एक रहता है कि आप हम्म, प्रीफरेंस दे सकते हैं, उसमें 3 प्रीफरेंस आपसे मांगा जाएगा कि कहाँ हम्म, आपको पोस्टिंग लेना है। तो हम्म, उसके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग वो पोस्टिंग देंगे। हम लोग को तो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल गया था मेरा। तो ओके। उसी हिसाब से जैसे रैंक वाइज पोस्टिंग देते हैं, अगर जैसे ज्यादा बच्चा है तो जिसका रैंक है उसके हिसाब से पोस्टिंग दे देते हैं, उसके बाद जो बाद बचता है तो उसको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पोस्टिंग देते हैं। मतलब प्रेफरेंस पूछते हैं वो लोग जब आपका हाँ प्रीफरेंस वेरिफिकेशन होता है उसमें? प्रीफरेंस लेते हम्म, हैं इसमें, प्रीफरेंस हम्म, लेते हैं। हम्म। अब जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या ट्रांसफर पॉलिसी इनकी क्या रहती है? क्या लाइफ टाइम आदमी वहीं रहता है या उसका ट्रांसफर हो सकता है वहां? नहीं, ट्रांसफर के लिए इसमें जैसे है कि आप अगर म्यूचुअल ट्रांसफर जैसे मिल रहा है कोई तो म्यूचुअल तो हो जाएगा, जल्दी ही हो जाता है। आप जब मिले तब लगा दीजिए, सेम पोस्ट होना चाहिए और सेम हम्म, ग्रेड होना चाहिए तो हम्म, आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम्म, अगर आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना है तो जहाँ पे आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिला है उसमें हम्म, आपको 2 साल तक जॉब करना पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद हम्म, आप तब ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, तब आपका हम्म, ट्रांसफर होता है। बहुत सारे है हमारे यूनिट में ही जो ट्रांसफर होके आ रहे हैं। तो हम्म, ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 2 साल बाद अप्लाई कर दीजिए तो 1 डेढ़ साल लगेगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। हम्म, ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। हम्म। और ट्रांसफर के बाद आपकी प्रमोशन की पॉलिसी कैसी रहती है? मतलब प्रमोशन में क्या कोई एग्जाम? प्रमोशन जैसे इसमें है कि जैसे हम जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है तो अगर हमको प्रमोशन है 3 साल पर, जैसे इसमें डीप सेल का पॉलिसी है कि 3 साल पर आप एग्जाम देंगे अगर, तो आप हम्म, एग्जीक्यूटिव लेवल पर जा सकते हैं। जैसे 3 साल में एग्जाम क्लियर कर लीजिए तो एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है तो अगर 3 साल बाद एग्जाम देते हैं तो हम्म, आप जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर पर जा सकते हैं। तो तीन तीन हम्म। साल पर ऐसे प्रमोशन का पॉलिसी है इसमें एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो तो ये एग्जाम ठीक है। इंटरनल एग्जाम होता है आपका जो ये हाँ खुद ही इंटरनल एग्जाम कराते हैं? इसमें होता है वही, हम्म, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप उसमें क्वालिफाई हम्म, करके आप प्रमोशन ले सकते हैं। हम्म, और इसके अलावा जो आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव का अलग अलग आपने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिकल में रहता है और अलग अलग प्रोफाइल रहती है। जैसे मैं आपकी प्रोफाइल अगर पूछूं तो बेसिकली प्रोफाइल में काम क्या रहता है आपका पूरे, जो आप 8-10 घंटे वहाँ काम करते हैं जैसे, तो उसमें क्या काम रहता है?
जैसे हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है वही काम होता है। अब इलेक्ट्रिकल में जैसे जिससे ट्रेन चलता है, जो ऊपर वायर लगा होता है वही चीज, तो उसका मेंटेनेंस का काम होता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका मेंटेनेंस करवाना, एक शेड्यूल होता है जो डीएफसीआई प्रोवाइड करता है कि इसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस करवाना है। तो उसमें हम लोग ब्लॉक लेते हैं, जैसे पावर कटवाते हैं तब जाके उसमें काम होता है। वही 2 घंटा 3 घंटा जो भी ब्लॉक मिले वो उसके तरफ से डिसाइडेड होता है। तो वो ब्लॉक मिलता है, उसी पीरियड में हम लोग काम करते हैं। बाकी अगर जैसे क्वार्टर हो गया, ये सब स्टेशन बिल्डिंग हो गया, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिकल से तो उसको भी देखना होता है। तो वो सब देखते हैं। यहाँ पे जो भी आईटीआई वाला स्टूडेंट है या कोई भी है, तो उसको काम खुद से करना नहीं होता है, वो सारा सुपरविजन में होते हैं। जैसे हम लोग है तो सुपरविजन सुपरविजन का वर्क करते हैं, खुद से कोई काम करना नहीं है यहाँ पे। आपको स्टाफ दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डीएफसी हायर करती है स्टाफ। तो वो स्टाफ होते हैं जो सारा काम करते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे गाइड करना होता है और रहना होता है, देखना है कि काम सही से होना चाहिए। तो काम खुद से कुछ नहीं करना है, सब प्राइवेट स्टाफ करते हैं। आपको सुपरविजन में ही लगाया जाता है। तो सुपरविजन का ही वर्क है। और 8 घंटा का भी काम होता नहीं है, काम कम ही होता है। 8 घंटा का भी तो ऐसा होता नहीं है। और जो हम लोग का जॉब है वो 24 घंटा के लिए है। जैसे अगर आपको काम है तो आप करिए, उसके बाद आप आ सकते हैं, अपना आराम कर सकते हैं। फिर जब काम आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे रात का अगर फॉल्ट आता है तो रात को भी जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम ही होता है कि रात को फॉल्ट आता है। बहुत ही कम ऐसा केस देखने को मिलता है फॉल्ट का। तो दिन में ही मोस्टली काम होता है इसमें। और सुपरविजन का ही वर्क है ऐसा। ज्यादा जो हम लोग लो लेवल पोस्ट पर है उतना तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। बस वही ब्लॉक टाइम में ही काम ज्यादा होता है बस। और इसके अंदर जैसे आपकी 5 डे रहती है या पूरा 6 डे वर्क रहता है, कैसे रहता है मतलब? 6 डे वर्क रहता है और एक दिन वीकली रेस्ट मिलता है आपको। वीकली रेस्ट मिलेगा एक दिन का, बाकी 6 डे वर्क रहता है। हम्म वो वही 6 दिन में जरूरी नहीं है कि आपको 6 डे वर्क करना ही है। उसमें भी अगर ब्लॉक नहीं मिलता है तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको वैसे ही कुछ देख कर अपना आ जाना है आपको। ओके। मतलब मैं पूरा समझ गया कि जिस वक्त आपके पास काम होता है, मान लो 2 घंटे का, उस वक्त जाके आपको काम करना है तो रात को 2 बजे बुला सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद पूरे दिन काम नहीं रहा तो आपके पास फिर आप फ्री बैठ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे वही टाइप का है। हम्म। और इसमें आपका प्रोविजन पीरियड कितना रहता है लगभग? प्रोविजन पीरियड इसमें 2 साल का है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। और ट्रेनिंग, प्रोविजन के पहले ट्रेनिंग होती है या डायरेक्ट प्रोविजन पीरियड स्टार्ट हो जाता है? नहीं, जैसे ज्वाइनिंग होता है उसी दिन से प्रोविजन पीरियड चालू हो जाता है। और ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाता है ज्वाइनिंग के जस्ट बाद, तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, चाहे जब भी हो, 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद उसके। क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग होता है वो सारा रेलवे के इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो वहां पे जिस अकॉर्डिंग सीट खाली रहता है उसी हम्म अकॉर्डिंग में डीपसेल ट्रेनिंग के लिए भेजती है। तो हम्म भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। 1 मंथ 2 मंथ डिले होता है लेकिन भेजा जाता है सबको ट्रेनिंग में। हम्म। और 1.5 मंथ का इसका ट्रेनिंग होता है। अच्छा, 1.5 महीने का इसका ट्रेनिंग होता हाँ, है। 1.5 महीने का ट्रेनिंग होता है। और इसके अंदर आप बता सकते हैं थोड़ा सा, जैसे सैलरी वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहता है इनका थोड़ा सा, और अलाउंसेस वगैरह भी क्या कुछ मिलते हैं, और जो बेनिफिट्स रेलवे के होते हैं वो क्या मिलते हैं इसके अंदर? सर इसमें जैसे सैलरी, वो बेसिक जो हम लोग का है वो 25,000 बेसिक मिलता है। जैसे हम्म हम लोग आईटी पर है तो 25,000 बेसिक रखा गया है। और अलाउंस मिलते हैं एचआरए डीए, हम्म और भी 35% जो इसमें है तो पर्क्स अलाउंस है, 35% एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को। तो हम्म वही जो टोटल सैलरी इसमें हो जाता है वो 46 के राउंड अभी बन रहा है हम लोग का। और जो डिडक्शन होता है ईपीएफ का, उसमें डिडक्शन होकर के 42 के अप्रॉक्स आता है। इसके हम्म बाद भी इसमें अलाउंस मिलता है। जैसे आपको बर्थडे आएगा तो बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, आपको 1,000 रुपये दिया जाता है प्रत्येक ईयर। उसके ओके। बाद आपको इसमें जैसे सूटकेस अलाउंस मिलता है, आप 2 साल में एक बार ले सकते हैं। उसके बाद हम्म मोबाइल अलाउंस मिलता है, 2 साल में एक बार आप मोबाइल ले सकते हैं 6,000 रुपये का। तो हम्म ये सब अलाउंसेस है। और इसमें जैसे सैलरी के अलावा भी अगर आप सेक्शन से जैसे दूर जा रहे हैं 8 किलोमीटर से दूर, तो उसका भी अलाउंस अलग बनता है। जैसे टीएडीए बनता है उसका, तो वो भी अलग से आता है, वो सैलरी में ऐड हम्म नहीं होता है, वो अलग से आता है। और बाकी जैसे रेलवे के टिकट्स वगैरह में भी आपको कुछ कोटा रहता होगा, कुछ फायदा मिलता होगा उसमें? नहीं, इसमें पास का सिस्टम अभी नहीं है। लेकिन जैसे एक बार अगर हम लोग घर जाते हैं तो उसका एक बार आप थर्ड एसी तक क्लेम कर सकते हैं। जैसे एक बार जाने और आने का आप थर्ड एसी तक एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाकी पास वाला सिस्टम इसमें अभी नहीं दिया गया है। और हम्म अगर रेलवे के काम से, डीएफसी के काम से अगर कहीं आप जा रहे हैं तो उनका थर्ड एसी का आपको दिया जाएगा। थर्ड एसी का आप टिकट से जा सकते हैं और आ सकते हैं, वहां पे आपको पैसा मिल जाएगा थर्ड एसी तक का। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
तो अभी जैसे आप जो नए बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसके अंदर आने में, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि बच्चों को इसमें आना चाहिए? अब इसमें सर जैसे कि एक तो रेलवे के हिसाब से देखें तो जो आईटीआई पर पोस्ट होता है रेलवे में टेक्नीशियन, तो वहां पे और इसके कंपैरिजन में बहुत अंतर है। जैसे हम्म। उसमें है कि खुद से आपको काम करना पड़ता है और सैलरी 19,900 से बेसिक होता है। लेकिन हम्म। यहाँ पे एक सबसे खास बात यह है कि सैलरी का बहुत ज्यादा अंतर है। और हम्म। आपको काम करना नहीं है, सुपरविजन का काम है। हम्म। वर्क प्रोफाइल सेम है, लेकिन यहाँ पे काम सुपरविजन का हो जाता है, सैलरी बढ़ जाता है और अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हम्म। सब अंतर है। और जो नए बच्चे हैं उनको अच्छे से आप तैयारी कीजिए, रिविजन कीजिए, हम्म। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो टीसीएस एग्जाम ले रहा है वो प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ट एग्जाम लेता है। तो हम्म। इसका जो प्रीवियस ईयर है आप उसका बुक ले लीजिए और उसी को बार बार रिविजन करके पढ़िए, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। हम्म। ऐसा आपको प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है और इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये सब है, लेकिन उतना ज्यादा भटकना नहीं है। आप एक ही कोर्स पर ले लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, उसी पर मेहनत कीजिए, तो 100% सिलेक्शन होगा आपका। हम्म। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। आप खुद बता सकते हैं उस चैनल के बारे में, ताकि बच्चों को मदद मिलेगी, आपके चैनल पे आके ही वो क्वेश्चंस पूछ सकेंगे आपके वीडियोस से। और उस चैनल का नाम बता दीजिए आप पहले तो। मेरा एक यूट्यूब चैनल है अली असगर जॉब लाइफ के नाम से, जिसमें मैं हम्म। डीएफएसएल के रिगार्डिंग डालता रहता हूँ वीडियो। तो आपको वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। तो आप हमसे जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा डीएफएसएल के बारे में जानकारी होगा, तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और हमारी तरफ से भी हम ऑडियंस को बोलना चाहेंगे कि इनकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद असगर साहब, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे बहुत तरक्की करें, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।